सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आज के गुजरात राज्य किसान सभा के 15वें राज्य अधिवेशन के अध्यक्ष कॉमरेड दाया भाई, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, अरुण भाई, हितेंद्र भाई, पुरुषोत्तम भाई, हमारे स्वागताध्यक्ष विनोद भाई, हमारे सभी बिरादराना संगठनों के नेतागण और यहाँ पर गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी जुझारू साथी, आज करीबन 5 साल के बाद गुजरात किसान सभा का ये सम्मेलन, ये इस उपलेटा ऐतिहासिक शहर में होने जा रहा है। हमारे स्वागताध्यक्ष ने यहाँ की पूरी पृष्ठभूमि आपके गुजरात के पुराने आंदोलन की बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रखी और हमें याद है कि गुजरात में हमारे पूरे वामपंथी आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी विरासत है, जिस विरासत से हम लोग सब बहुत ही प्रेरणा लेते हैं। उनमें से कई नाम आपके सामने रखे, कुछ रह गए। दिनकर भाई मेहता जी, ठाकुर भाई शाह, सुबोध मेहता, नीरूबेन पटेल और कई ऐसे बड़े बड़े साथी जिन्होंने गुजरात में चाहे किसान सभा हो, चाहे हमारे मजदूर आंदोलन CITU हो, ये सब बढ़ाने के लिए और वामपंथी आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया। और ये पूरे महागुजरात का आंदोलन, जिसके अंदर आज हम जिनके नाम पर इस उपलेटा में एक रास्ते का नाम देने वाले हैं, बिरादर दलपत निरंजनी जी, इनके पीछे आज नगर पालिका यहाँ उपलेटा में एक पूरा 2 किलोमीटर के रास्ते का नाम बाकायदा उनके नाम पर, जो हमारे कॉमरेड है उनके नाम पर आज हम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे इतिहास को सही माने में उपलेटा के पूरे गांव ने दिया हुआ ये लाल सलाम है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, आज की इस परिस्थिति में हम और ज्यादा ताकत के साथ हमारी किसान सभा को हम आगे बढ़ाने के लिए आज ये राज्य का सम्मेलन, कल और आज 2 दिन ये हम लेने वाले हैं। इस सम्मेलन भरते हुए आज मुख्य चुनौतियां किसानों के सामने क्या है, ये हमको ध्यान में लेना होगा। अभी दाया भाई मुझे बोल रहे थे कि आज गुजरात में किसानों की हालत बहुत ही बुरी हुई है। कपास का दाम जो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 3000 रुपया क्विंटल था, आज वो दाम 1500 रुपया 20 किलो के लिए था, वो आज 1500 रुपए तक गया। सोयाबीन का 1500 था, वो आज 800 रुपया हो गया। हर फसल का दाम ये गुजरात में पूरी तरीके से गिर गया। ये एक तरफ होता है और दूसरी तरफ सिर्फ गुजरात में नहीं लेकिन पूरे देश में, मैं अभी पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु के किसान सभा सम्मेलन में गया, हरियाणा के किसान सभा सम्मेलन में गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वहां से आज गुजरात आ रहा हूं। सभी जगह में हमारे किसान कह रहे हैं कि खाद के दाम बहुत ही जबरदस्त पैमाने पर पिछले कई महीने में बहुत बढ़े हैं। बात सही है ना? खाद के दाम, काला बाजार शुरू है, आज उसकी टंचाई है, मिल नहीं रहा,
उत्तर प्रदेश में मैं गया तो लोग बोल रहे थे हमें पूरे दिन की लाइन लगानी पड़ती है थोड़ा सा खाद मिलने के लिए। यह है पूरे देश की अवस्था। ये जो कीटनाशक है उसका भी दाम जबरदस्त बढ़ा है, बीज के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम ये तो बहुत जबरदस्त बढ़े, वो तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। 100 रुपए के ऊपर आज डीजल के दाम गए, पानी के दाम गए, यानी हर चीज के दाम बढ़े हैं। लेकिन एक तरफ हमारे किसानी के लिए जो भी कुछ लागत खर्चा होता है वो दाम लगातार बढ़ते हैं, लेकिन किसानों को दाम ये गिरते हैं। ये है आज के किसानों के सही माने में सवाल जो पूरे देश भर में आज बहुत तीव्र हो गए। दूसरी बात आप देखिए, ये जो पूरी हवामान के अंदर बदल हो रहा है, आपको याद है कि पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है आस्ते आस्ते। ये आपको मालूम है, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इसका असर क्या हो रहा है आज हमारे ऊपर? इसका असर ये हो रहा है, जब बारिश नहीं गिरनी चाहिए तब गिरती है, जब गिरनी चाहिए तब नहीं गिरती, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कई जगह में बाढ़ आती है। और ये सब चलते हुए आज किसानों से मेहनत ने किया हुआ ये जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता है। ये आपके यहाँ होता है कि नहीं? गुजरात में होता है कि नहीं? सब जगह में होता है और ये बढ़ने लगा है पिछले कुछ दिनों में, लगातार बढ़ने रहा। हमारे किसानों की मांग क्या है? अगर इस किस्म से, अगर प्रकृति की वजह से, निसर्ग की वजह से अगर हमारे फसल अगर बर्बाद हो तो सरकार ने उसके लिए फसल बीमा हमें देना चाहिए। सही मांग है क्या? गलत मांग है? सही है, बिल्कुल सही मांग है। लेकिन कुछ साल पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की और ऐसे कहा गया कि अभी इससे जो किसानों का फसल बर्बाद होगा उन सबको अभी हम मुआवजा देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। लेकिन हुआ क्या? पूरे देश भर का अनुभव हमें बताता है कि किसानों ने अपना प्रीमियम भरा ईमानदारी से, राज्य सरकार ने भरा, केंद्र सरकार ने भरा, किसको? बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए। लेकिन जब किसानों की फसल बर्बाद हुई तब ये बीमा कंपनियों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और कहा कि अब हम मुआवजा किसानों को नहीं देंगे, ये कारण है, वो कारण है, ये हुए 72 घंटे के अंदर बताया नहीं हमको और इसलिए अभी कोई भी किसान को मुआवजा उनके फसल बर्बादी का नहीं मिलेगा। ये हुआ और ये होने के चलते आप देखिए बहुत आश्चर्य की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका नाम ही है नरेंद्र मोदी के नाम की फसल बीमा योजना, लेकिन उसमें से पहला राज्य जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकला वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात राज्य। ये आप जानते कि नहीं? जानते कि नहीं? ये गुजरात राज्य सरकार ने कहा ये योजना हमारे किसानों के कुछ काम की नहीं है, हम इस योजना से बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर निकले ठीक हुआ, लेकिन कोई वैकल्पिक योजना तैयार की क्या किसानों को मुआवजा देने का? वो भी नहीं किया। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। और गुजरात के भाजपा के राज्य सरकार ने वैकल्पिक योजना जो किसानों के लिए करना चाहिए था वो भी नहीं किया। यानी आज पूरी तरीके से दोनों तरफ से हमारे गुजरात के किसान ये बर्बाद हुए। अगर सूखा या बाढ़ या अगर किस प्रकार का बारिश अलग अलग किस्म का हुआ तो उसमें किसी को भी कुछ फायदा नहीं मिलता।
यह है आज की परिस्थिति। आज यहां पर 4-5 जिले से हमारे आदिवासी किसान आए हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं आज यहां पर। और मुझे लगता है तालियां बजाकर हमारे आदिवासी साथियों की हमने वहां उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत जोरदार तरीके से वो लड़ रहे हैं अलग अलग जिलों में। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले अरुण भाई और मैं हम दाहोद में गए थे, हमारा जत्था था। अरुण भाई को याद होगा, है ना? वहां जत्था था, वो पूरे जत्थे में हम दाहोद पंचमहाल वहां गए और वहां के किसानों को हमने पूछा है, 2-3 साल हुए होंगे कोरोना के थोड़े पहले, उनको पूछा कि आपको वनाधिकार कानून के बारे में कुछ पता है क्या? बोलता हूं मैं क्या वनाधिकार कानून। वहां के हमारे आदिवासी किसानों ने हमको बताया कि वनाधिकार कानून नाम की क्या चीज है ये हम जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है। क्या कानून था? पूरे देश भर में अपने किसान सभा ने आदिवासियों किसानों को संगठित करते हुए आज बहुत बड़े संघर्ष सालों साल हमने छेड़े, लगातार छेड़े। मांग क्या थी? बहुत सिंपल मांग थी कि हमारे आदिवासी किसान पिछले कई पीढ़ियों से, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, पिछले कई वर्षों से नहीं, पिछले कई पीढ़ियों से जंगल की जमीन वो जोत रहे हैं, पीढ़ियों से, यानी उनके नाना, उनके पिताजी, उसके पहले भी। और मांग ये हमारी थी किसान सभा की कि जो इतनी पीढ़ियों से हम जंगल जमीन जोत रहे हैं, ये जंगल जमीन उस आदिवासी परिवार के नाम पर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बुनियादी मांग किसान सभा ने पूरे देश भर में उठाई। किसी भी केंद्र सरकार ने ये मान्य नहीं किया पहले, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका बहुमत नहीं था। वामपंथी मोर्चों के 61 सांसद थे उस वक्त दिल्ली में, 61 सांसद, और उनके समर्थन पर ये कांग्रेस की सरकार निर्भर थी। और तभी हमने बताया कि अगर हमारा समर्थन आपको चाहिए, 4 बातें आपको करनी होगी, तो फिर हमारा समर्थन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहली बात हमने क्या की? आदिवासियों के जमीन के अधिकार के बारे में, ये जंगल जमीन जो आदिवासी ये कस रहे हैं, जोत रहे हैं इतने सालों से, ये जमीन आदिवासियों के नाम पर होना चाहिए। ये पहली मांग हमने उठाई और इसके तहत ये वनाधिकार कानून संसद में एक मत के साथ पास हुआ 2006 साल में। पहली बार आजादी के बाद 60 साल लगे उसके अंदर। ब्रिटिश गए, ब्रिटिशों ने ये पूरे आदिवासियों के ऊपर जुल्म किया था, लेकिन उसके बाद की सरकार भी वही जुल्म करते रही। लेकिन लाल झंडे की वजह से, किसान सभा की वजह से, वामपंथी आंदोलन की वजह से ये वनाधिकार कानून पहली बार आजादी के 60 साल के बाद में पास हुआ। लेकिन अमल में आया क्या गुजरात में? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आप देखो, आज कई दावे हुए, गुजरात में भी कुछ दावे आपने किए होंगे, लेकिन जमीन का आज आपको पट्टा मिला क्या? जंगल जमीन का किसी को? बोलिए आप। नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। और ये है बीजेपी की सरकार, बिल्कुल नहीं मिला। दूसरा कानून हमने करवाया और वो है हमारे गरीब किसान और खेत मजदूरों के लिए। और वो कानून क्या है? महात्मा गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसको मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं। उसके अंदर क्या है? हर खेत मजदूर के परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को साल में 100 दिन उनको रोजगार मिलेगा, उसकी गारंटी मिलेगी।
ये कानून इस सरकार को करना पड़ा हमारे लाल झंडे के दबाव के नीचे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसका भी अमल हुआ क्या गुजरात में? उसका भी अमल नहीं हुआ। ये हम देखते हैं। तीसरी बात हमने क्या की? हमने आग्रह धरा, हमने दबाव डाला, किसानों का कुछ हद तक कर्जा माफी करना चाहिए। और उसके मुताबिक मनमोहन सिंह सरकार को 2008 साल में कुछ हद तक कर्जा माफी पूरे देश के किसानों की करनी पड़ी। उसके लिए भी लाल झंडा जिम्मेदार है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चौथा कानून हुआ, और वो कानून क्या था? जिसको कहते हैं जानकारी के अधिकार का कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कानून, ये भी उनको पास करना पड़ा। सरकार में क्या चल रहा है, क्या निर्णय लिए गए, कितने लागू हुए, कोई भी वहां सरकार को एक सवाल पूछ सकता है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब चीज उस वक्त हमने की, क्योंकि लाल झंडे की ताकत थी संसद में। लेकिन आज इसको, आज कुछ भी उसके अंदर, आज गुजरात के अंदर लागू नहीं किया। ये भी आज हमारे सवाल है। और आदिवासी हमारे इलाके में ये बहुत बड़ा सवाल है कि वनाधिकार कानून को लागू करो। आज भी वो हो सकता है, क्योंकि कानून तो है। कानून तो एक बार हो गया तो वो कभी भी हम दावे कर सकते हैं, कभी भी मांग कर सकते हैं, कभी भी उसके लिए बड़ा संघर्ष हो सकता है। और हमारे नाम पर जमीन, क्योंकि कानून है, इसलिए हमारे नाम पर आज भी हो सकती है। ये हमको ध्यान में लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा? 2016 में बोले किसानों का आमदनी 2022 तक हम दुगुना करेंगे। आप बताइए, आपकी आमदनी पिछले 6 साल में दुगुना हो गई कि आधी हो गई? आधी हो गई ना? आधी हो गई, सही माने में आधी हो गई। दुगुना तो छोड़िए, आधी हो गई। और उसका कारण क्या है? जो हमारे किसान सभा की मांग है, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, ये दिल्ली आंदोलन जो चला 1 साल और 15 दिन, उसके अंदर उसकी तरफ मैं शॉर्ट में आऊंगा बाद में। लेकिन 3 कृषि कानून रद्द करो, इसके साथ 2 नंबर की मांग क्या थी हमारी? 2 नंबर की मांग थी कि हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान को मिलना चाहिए। ये हमारी 2 नंबर की मांग थी, ये दिल्ली के आंदोलन। और ये सिफारिश किसने की थी? बहुत बड़े हमारे देश के कृषि तज्ञ, बहुत बड़े। आज उनका 95 साल उम्र है। हमारे तमिलनाडु के बहुत बड़े कृषि तज्ञ, उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ध्यान में रखिए, हमारे देश की हरित क्रांति जो हुई उसके जनक कहलाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। उनके अध्यक्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग, ये मनमोहन सिंह सरकार थी तब उन्होंने बनाया 2004 में। 2 साल ये आयोग पूरे देश भर में घूमा, किसानों की हालत जान ली और 2006 में उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट पेश किया, जो पार्लियामेंट के सामने 5 वॉल्यूम में आया। और उसके अंदर पहली सिफारिश क्या की उन्होंने कहा कि ये नव उदारवादी नीतियां जब हमारे देश में आई 1991 से लेकर तब से आज तक पिछले 25 साल में, आपको याद होगा ये बात, जो बात भारत के हजारों सालों के इतिहास में कभी नहीं हुई, ये अभी पिछले 25 साल में हुई। 4 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हमारे देश के अंदर। किसकी वजह से? कर्जे में डूबने की वजह से। गुजरात में भी आत्महत्या हुई या नहीं? हुई है गुजरात में भी, कर्जे की वजह से। काफी आत्महत्या गुजरात के अंदर भी हुई, अलग अलग राज्यों में हुई, कर्जे की वजह से।
डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा। और उसके अंदर एक ध्यान में रखिए, ये 4 लाख किसानों की जो आत्महत्या हुई, उनमें से 1 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये किसके आंकड़े हैं? ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये किसान सभा ने बनाए हुए आंकड़े नहीं है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के नीचे जो आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नाम की संस्था है, जो पूरे देश भर में जो गुने होते हैं उसका पूरा आंकड़े लेती है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की संस्था के आंकड़े हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का मंत्री आज कौन है? अमित शाह। अमित शाह के मंत्रालय के ये आंकड़े हैं कि पिछले 8 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूरों को आत्महत्या करनी पड़ी हमारे देश में मोदी सरकार के 8 साल के अंदर। और इन्होंने 2014 में मोदी जी ने 440 सभाएं चुनाव के पहले ली थी। कितनी सभा ली? 440। हर सभा में क्या बोला? 2014 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब वो सत्ता में पहली बार आए। क्या बोले? अगर हम सत्ता में आए तो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश, ये लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को हम देंगे। इस मुताबिक इन्होंने आश्वासन 440 सभाओं में दिया। लोगों ने ताली बजाई, लोगों ने वोट डाले, मोदी जी सत्ता में आए, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, और उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पहले इन्होंने जो गद्दारी की वो भी आप समझ लीजिए। क्या गद्दारी की? फरवरी 2015 में, मई 2014 में सत्ता में आए 26 मई को, और फरवरी 2015 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, किसी ने केस की। केस क्या की? कि मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था, बीजेपी के इलेक्शन के चुनाव पत्र में, घोषणा पत्र में था कि हम ये लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम किसान को देंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट में था बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में 2014 के, निकाल के देखेंगे आपको मिलेगा। तो एक कोई किसान गया सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि ये उन्होंने आश्वासन दिया था, अभी उन्होंने उसको पालना चाहिए। ये केस दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी सरकार को इसके ऊपर आपका जवाब दीजिए। और मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 1 साल के अंदर, ये सब आश्वासन देने के 1 साल के अंदर, फरवरी 2015 में एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया। और वो शपथ पत्र में क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने कहा लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हम भारत के किसानों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे मार्केट पूरा अलग थलग हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। इतना बड़ा विश्वासघात कभी हुआ है किसानों का? कभी हुआ है? पहले बोला था 2014 में देंगे और उसके बाद मुकर गए। सीधी तरीके से बेशर्मी के साथ इन्होंने ये किया। पिछले 8 सालों में एमएसपी बढ़ाना तो छोड़ो, एमएसपी 1.5 गुना दाम करना तो छोड़ो, उल्टा आज दाम घट रहा है। कपास का है, सोयाबीन का है, धान का है, गेहूं का है, तूर का है, बाकी सभी आज फसलों का वही हाल है। हमारी दूसरी मांग है और एक, और वो मांग क्या है? अगर 4 लाख किसान कर्जे के नीचे डूबकर अगर आत्महत्या कर रहे, हमारी किसान सभा की, संयुक्त किसान मोर्चा की 2 नंबर की मांग क्या है? हमारी मांग है पूरे देश भर के किसान और खेत मजदूरों को आज कर्जा मुक्ति केंद्र सरकार ने देनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है, इसके लिए पूरा संघर्ष जारी है।
उसके लिए मोदी सरकार क्या बोलती है? बोलती है इतना ढेर सारा पैसा किसानों की कर्जा माफी देने के लिए हमारे पास नहीं है। एक तरफ बोलते हैं किसान खेत मजदूरों की माफी देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ संसद में जो बजट पेश किया पिछले साल, उसके अंदर क्या आंकड़े सामने आए? आंकड़े सामने आए पिछले 7 साल में मोदी सरकार जब से सरकार में आई तब से बड़े बड़े मुट्ठी भर पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इसी सरकार ने माफ किया। ये बात अभी सामने आई और इसके अंदर अंबानी, अदानी, नीरव मोदी और बाकी विजय मल्ल्या, ये सब जो अभी लंदन में जाके बैठे हैं, इन लोगों के सबके कर्जे ये मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ के माफ हुए। यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जा माफ करने के लिए सरकार के साथ बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन हमारे बेचारे किसान और खेत मजदूर जो आत्महत्या करते हैं, उनके पैसे, उनका कर्जा माफ करने के लिए ये मोदी सरकार के पास वो आज इच्छा शक्ति नहीं है, नियत नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर आंदोलन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2 जगह का उदाहरण। एक है हमारे राजस्थान का, हमारे किसान सभा ने, आप जानते हैं कॉमरेड अमराराम जी, जो आज हमारे किसान सभा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, बहुत बड़े नेता है, हमारे पूर्व विधायक रहे 4 बार राजस्थान के। आपके बाजू का राज्य, बड़ा संघर्ष हुआ 4-5 साल पहले, कर्जा माफी की मांग उठाई उन्होंने, पूरे राज्य के अंदर संघर्ष हुआ और ये संघर्ष के चलते वहां के बीजेपी सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस सरकार को झुकना पड़ा किसान सभा के आंदोलन के सामने और राजस्थान के हर किसान का 50,000 रुपए का कर्जा, कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा बीजेपी के राज्य सरकार को माफ करना पड़ा। यह राजस्थान की सच्चाई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारी मांग केंद्र सरकार को है, लेकिन इन्होंने राज्य सरकार से मांग की और वो छीन ली संघर्ष के दौरान। उससे और जबरदस्त उदाहरण मेरे राज्य का मैं बोलना चाहता हूं, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जून 2017 में 1 जून को सभी किसान संगठनों को किसान सभा ने एक साथ किया और क्या किया? किसानों का हड़ताल किया हमने 11 दिन तक। किसानों की हड़ताल का मतलब क्या है? हमने मजदूरों का हड़ताल सुना है, अभी हमारे आशा और आंगनवाड़ी, हमारी महिलाओं ने अभी सितंबर में एक जबरदस्त हड़ताल किया पूरे गुजरात में, हमारे CITU के नेतृत्व में। और इसके पहले कभी भी जो मांग हासिल नहीं की वो उन्होंने हासिल की। एक जबरदस्त जीत हमारे आशा और आंगनवाड़ी मजदूरों की हुई। इसका हम अभिनंदन करते हैं हमारे सभी साथियों का। मजदूरों का हड़ताल होता है, छात्रों का हड़ताल होता है, डॉक्टरों का हड़ताल हमने सुना है, लेकिन किसानों का हड़ताल कभी सुना? नहीं सुना था। क्या मतलब है किसानों का हड़ताल का? क्या किया महाराष्ट्र के किसानों ने? 11 दिन तक अपना दूध शहरों में नहीं लाया, अपनी सब्जी शहरों में नहीं लाई, अपने फल शहरों में नहीं लाए। अब इसके चलते उनका नुकसान हुआ या नहीं? नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 11 दिन कुछ आमदनी नहीं मिली, क्योंकि दूध, फल, सब्जी सब पूरा खत्म हुआ वो। लेकिन एक ध्यान में रखिए, आजादी के संग्राम से हमने ये सीखा है, कुछ खोने के बगैर कुछ पा नहीं सकते। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो किसानों ने वो खोया 11 दिन के लिए,
लेकिन जो बीजेपी का फडणवीस सरकार पहले हमारे साथ बात करने को भी तैयार नहीं था। क्या बोल रहा था? किसानों का हड़ताल शुरू हुआ तभी बोले ये किसान है ही नहीं, इनके साथ हम बात करेंगे ही नहीं। 11 दिन जब हड़ताल हुआ, 5 जून को पूरा महाराष्ट्र बंद हुआ इस हड़ताल के किसानों के समर्थन में, तब ये लाइन में आए और 11 तारीख को पूरे हमारे किसान सभा और दूसरे संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया और बुलाने के बाद झुकना पड़ा बीजेपी के सरकार को और 34,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी का पैकेज इनको महाराष्ट्र में किसानों को देना पड़ा। ये ध्यान में रखिए, 1.5 लाख रुपए का हर किसान को कर्जा माफी मिली। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उसके ऊपर हमने दबाव डाला, फिर वो और ज्यादा 1.5 लाख के बदले में 2 लाख रुपए का कर्जा माफी ये दोनों सरकारों ने मिलकर किया और कुल मिलाकर फडणवीस सरकार ने एक्चुअली 19,000 करोड़ और ठाकरे सरकार ने 21,000 करोड़, ऐसे 40,000 करोड़ की कर्जा माफी राज्य सरकार से हमारे किसानों ने महाराष्ट्र से छीन ली। ये हमको ध्यान में रखना है। उसके अंदर हमारे किसान लॉन्ग मार्च, जिसका जिक्र दया भाई ने किया, जब 40-50 हजार किसान नासिक से मुंबई तक चले, उसके अंदर ये कर्जा माफी की मांग थी। उसके अंदर वनाधिकार कानून को लागू करने की वो भी मांग थी। ये सब मांगों को, पेंशन बढ़ाओ वो भी मांग थी, रेशन की मांग थी, ये सब मांगों को हमने हासिल किया। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें गुजरात के अंदर कहने का मतलब ये है, 4-5 मांगों को उठाना चाहिए किसान सभा में, जो पूरे किसानों की मांग आप ले रहे हैं। पिछले 5 सालों में अच्छी किस्म से काम आपने कई जिलों के अंदर किया। आपके पुरुषोत्तम भाई जब रिपोर्ट रखेंगे तब आपके सामने वो बातें रखेंगे, तो इसके बारे में आपकी बधाई। लेकिन और ज्यादा ताकत के साथ किसान सभा को आगे गुजरात में बढ़ना होगा, ये भी उतना ही सच है। हम संतुष्ट है क्या हमने जो काम किया उसके ऊपर? हो सकते हैं क्या संतुष्ट? हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आत्मसंतुष्ट बनना ये सबसे खतरे की बात होती है किसी भी संगठन के लिए, चाहे किसान सभा हो, चाहे सीआईटीयू हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे जनवादी महिला संगठन हो, चाहे डीवाईएफआई। आत्मसंतुष्ट कभी भी हमने नहीं होना चाहिए। जो किया उसके बारे में जरूर हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं होना चाहिए और कई गुना ज्यादा छलांग हमें मारनी है, इसके बारे में हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये 4-5 सवाल है। एमएसपी वाला सवाल हर किसान का है गुजरात के अंदर कि हमको लागत खर्चा उसके अनुसार एमएसपी का दाम मिलना चाहिए, उसके लिए कानून दिल्ली के अंदर बनना चाहिए संसद में। ये हमारी पहली मांग है। सभी किसानों की कर्जा माफी होनी चाहिए, दूसरी मांग है। तीसरी मांग है ये फसल बीमा योजना अच्छे किस्म की, जो कॉर्पोरेट कंपनी को मदद न करे, किसानों को मदद करे, इस मुताबिक की एक फसल बीमा योजना गुजरात में बननी चाहिए। मैं आपको बताऊं, परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया आप जानते हैं पूरे देश में जाने वाला अंग्रेजी पेपर है, उसमें न्यूज आई थी, है मेरे मोबाइल में। क्या न्यूज आई? पिछले 5 सालों में ये फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी के, उसके चलते मुट्ठी भर ये बीमा कंपनियों ने 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। किसको लूटकर? किसानों को लूटकर, खुद सरकार को भी लूटकर, क्योंकि सरकार भी देती है ना प्रीमियम, केंद्र और राज्य सरकार देती है, किसान देता है, तीनों को लूटा ये बीमा कंपनियों ने। और 40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा कमाया सिर्फ पिछले 5 सालों। सोचो,
ये तीसरी मांग है। हमारी मनरेगा का विस्तार करो हमारे खेत मजदूरों के लिए, ये चौथी मांग है। पेंशन बढ़ाओ सबके लिए, हमारे खेत मजदूर, गरीब किसान, इन सब के लिए पेंशन बढ़ाओ, वो एक मांग है। हमारे आदिवासी किसानों के लिए वनाधिकार कानून को लागू करो और हमारे हर आदिवासी किसान जो जमीन जोतता है उसको जंगल जमीन का मालिक बनाओ, उसको पट्टा दे दो, ये भी हमारी एक मांग होनी चाहिए। ऐसे 5-6 मांगों को लेकर पूरे गुजरात के अंदर एक जबरदस्त आंदोलन का निर्माण करना, ये गुजरात किसान सभा का एक बहुत अहम हमारा दिशा होनी चाहिए। अभी विनोद भाई ने बताया एंटी बेटरमेंट लेवी का पहले का आंदोलन यहाँ हुआ, मुझे याद आया तब आपके यहाँ एंटी बेटरमेंट लेवी हुआ। हमारे किसान सभा के सबसे बड़े नेताओं में से एक कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, उनके नेतृत्व में जब आपके गुजरात में एंटी बेटरमेंट लेवी का संघर्ष चालू था, उस वक्त पंजाब में कॉमरेड सुरजीत के नेतृत्व में भी ये एंटी बेटरमेंट लेवी का संघर्ष जारी था। वहां उन्होंने जीता, यहां आपने उसको जीता। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ा हमको काम करना होगा। एक जबरदस्त किसान सभा को हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में हमको लेकर जाना होगा और ये मांगों के लिए किसानों को लामबंद करना होगा। इसमें आज बहुत जरूरी बात है साथियों, इसके लिए प्रेरणा देने वाला आंदोलन यहां भी गाय भाई ने जिक्र किया, हमारे विनोद भाई ने भी उसका जिक्र किया। ये जो 13 महीना चला जो किसानों का आंदोलन था, दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान एक साथ आए और लगातार 1 साल और 15 दिन तक दिल्ली की 5 सीमाओं से पीछे हटे नहीं। इनको सरकार को क्या लगा, 4-5 दिन आके बैठेंगे और फिर थक कर वापस चले जाएंगे। लेकिन हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये किसानों ने तय किया जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे, दिल्ली को घेरते रहेंगे, ये उन्होंने तय किया। और मुझे आपको कहने में बहुत खुशी होती है, आज आपका सम्मेलन उसके बाद में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसके लिए आप गुजरात किसान सभा को खास मैं लाल सलाम करना चाहता हूं कि ये 4-5 राज्य जिन्होंने पूरा दिल्ली का आंदोलन संभाला 1 साल, लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी राज्य के किसान पहली बार दिल्ली में आए होंगे दिसंबर में, तो आपके गुजरात किसान सभा CITU के हमारे किसान और मजदूर पहले वहां आए थे शाहजहांपुर बॉर्डर में, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। 2 नंबर पे आपके बाद हम महाराष्ट्र के लोग वहां पहुंचे 25 दिसंबर को, और हमारे स्वागत करने के लिए दयाभाई गजेरा वहां थे, आपके पुरुषोत्तम परमार वहां थे, हमारे बाकी दूसरे CITU के और SFI के साथी भी आपको वहां थे। तो पहली बार गुजरात ने अपना फर्ज को पहचाना कि इस आंदोलन को मजबूत करना हमारा भी फर्ज है, और आप लोग वहां दिल्ली तक चले गए, बहुत ही अच्छा काम। इस आंदोलन को कामयाब करने में एक बहुत जरूरी बात थी, और वो बात ये थी जो ध्यान में रखना चाहिए कि इस आंदोलन के लिए हर एक धर्म के किसान एक साथ आए, हर एक जाति के किसान एक साथ आए। हमारे सिख किसान पंजाब के, हमारे हिंदू किसान, हमारे मुसलमान किसान, हमारे बौद्ध किसान, हमारे क्रिश्चियन में से थोड़े कम थे लेकिन वो भी आए। कंधे से कंधा मिलाकर हर धर्म का किसान, बाकी धर्म कुछ भी हो लेकिन हमारा धर्म किसानी का है, उसको पहचान कर हम ये मोदी सरकार के खिलाफ
एक साथ काम करेंगे, इसके लिए वो एक साथ आए। अलग अलग जाति के किसान अपनी जात को भूलकर कि आज ये पूरा हमारा साझा संघर्ष है, जातिवाद में किसानी पहले, इसके लिए साथ में आए केंद्र सरकार के खिलाफ। और ये हुआ, ये पूरा हमारी महिलाएं आई हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान किसान ये सभी राज्यों से बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में आए। तो ये सब हुआ, इसलिए मोदी सरकार को यह आंदोलन कुचलना मुश्किल गया और इसलिए यह आंदोलन जीत पाया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इससे हमें ये प्रेरणा लेते हुए हमारे जो 715 शहीद हुए उनको अभी हमने शोक ठहराव के अंदर उनको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पण की, लेकिन इसको आगे लेके के लिए ये आंदोलन पूरे दुनिया में इस प्रकार का बड़ा आंदोलन पिछले कई सालों में ऐसे किसानों का नहीं हुआ जो हमने आज जीता। मैं आपको कहता हूं, अगर ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते उसका असर क्या होता? इसका असर यह होता, पहला असर होता पूरी एमएसपी की प्रणाली पूरी तरीके से बंद हो जाती थी। एमएसपी की प्रणाली बंद होती थी, यह उनका इरादा था मोदी सरकार का। सरकारी खरीद बंद होती। सरकारी खरीद कहां होती है? धान की और गेहूं की पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, बाकी कोई राज्य में कुछ नहीं होता, ज्यादा तो नहीं होता। वो भी वो बंद करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पूरा कृषि का बाजार ये अंबानी अदानी के हाथ में देना चाहते थे। ये था उनका पूरा षड्यंत्र कि एमएसपी खत्म करो, सरकारी खरीद खत्म करो और पूरा कृषि का बाजार किसके हाथ में दो? अंबानी अदानी और ये विदेशी जो बड़े पूंजीपति हैं, मल्टीनेशनल, मॉन्सेंटो और वॉलमार्ट जैसे, कारगिल जैसे, उनके हाथ में दे दो। और तीसरा परिणाम क्या होता? अगर यह होता तो पूरे देश की राशन की प्रणाली भी वो बंद करना चाहते थे, क्योंकि राशन का अनाज कहां से आता है? किसान बेचता है, अन्न महामंडल सरकार का वो खरीद करता है, गोदामों में रखता है और उन गोदामों में से पूरे देश के गरीब लोगों को राशन से अनाज मिलता है। अगर किसानों से खरीद बंद हो गई, अगर एमएसपी बंद हो गई, अनाज महामंडल में आज आपका धान्य वहां पर रखना बंद हो गया, तो आपकी राशन प्रणाली चलेगी क्या? कुछ नहीं चलेगी। और फिर हमारे लोगों को, गरीब लोगों को आज खुले मार्केट में जाना पड़ेगा और अंबानी अदानी ने बेचा हुआ 200 रुपए किलो का चावल और 300 रुपए किलो का गेहूं वहां पर खरीद करना पड़ेगा। यह था मोदी शाह सरकार का सही इरादा। ध्यान में रखिए, आज भी बासमती चावल का कितना दाम है मालूम है ना आपको? बाजार में कितना है? 150 रुपया है, 200 रुपया तक है। ये सब प्राइवेट कंपनी बेच रही है ना? तो ये अगर पूरा राशन प्रणाली खत्म होता तो आपका ऑर्डिनरी चावल भी 100 रुपए के ऊपर जाता, है ना? ये सब बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसको रोका, इसलिए हमने हमेशा कहा आंदोलन के दौरान किसान जो लड़ रहा है अपने लिए जरूर लड़ रहा, लेकिन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा, वो आज पूरे देश की गरीब जनता के लिए लड़ रहा है, उनके राशन प्रणाली को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये बात को हमको गुजरात के गांव-गांव तक इस आंदोलन का महत्व जब हम बताएंगे तो ये बातें हमको हमारे गांव-गांव में बतानी चाहिए। साथियों, 2 और बातें करके मैं खत्म करना चाहता हूं। आज देखिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने है। ये तो जो है किसानों के सामने वो मैंने बताया,
लेकिन देश के सामने, पूरे देश के सामने पहली चुनौती है, पिछले 8 सालों में पूरे देश को बेचने का साजिश आज मोदी सरकार की तरफ से चल रहा है। पूरे देश को बेचने का। आप देखिए, रेलवे बेचने का प्रयास शुरू हुआ, एयरपोर्ट बेचने का पूरा प्रयास तो जबरदस्त चालू है। भारत के 15 से ज्यादा एयरपोर्ट किसको चलाने को दिए? गौतम अडानी को। बांधे किसने? सरकार ने, आपके और मेरे पैसे से ये बांधे हमने, लेकिन चलाने को और मुनाफा कमाने के लिए ये किसके हाथ में दिए? क्यों नहीं? क्योंकि मुकेश अंबानी के रिलायंस के जियो मोबाइल को बढ़ावा देने का काम ये आज मोदी सरकार ने लगातार किया। आज उसके 5G को आगे लाने वाले हैं। ये करने के लिए तो सरकारी कंपनी को डुबा दो और ये प्राइवेट कंपनी को बेच दो पूरा टेलीकॉम का क्षेत्र। अभी बैंकों को निजीकरण करने का शुरू किया, बीमा धंधे का निजीकरण करना इन्होंने शुरू किया, कोयले के खदान बेचना शुरू किया, तेल के खदान बेचना शुरू किया, आज इस्पात के कारखाने बेचने के शुरू किए, स्वास्थ्य बेचने का शुरुआत किया, जिसका हमने कोरोना में बहुत बड़ा इसका असर हमने देखा। शिक्षा बेचने का शुरुआत किया, पूरी तरीके से डोनेशन कैपिटेशन इसके ऊपर, स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आज लाखों रुपया भरने के बिना आज आपको एडमिशन नहीं मिलती है। सच्चाई है या गलत है? सच्चाई है ना? हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा। और ये क्यों कर रहे? क्योंकि यही कॉर्पोरेट, यही अंबानी अदानी जब चुनाव आएगा तब ये भाजपा को मदद कौन करते हैं? पैसे की, मीडिया की मदद कौन करते हैं इनको? इसका थोबड़ा हमेशा दिखाते हैं टीवी के ऊपर। यही लोग हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट कि भाई आप सत्ता में आए, हमें जबरदस्त बढ़ने को चांस दो, फिर आपको जब 5 साल में चुनाव आएंगे, जितना पैसा आपको लगेगा उसमें से हमने जो कमाया 1% आपको देंगे, यानी भीख के तरह 1% आपको, जैसे कुत्ते को वो डालते ना, क्या बोलते हैं उसको? हड्डी डालते हैं कुत्ते को, वैसे वो करके और 99% तो हम कमाएंगे। ये है आज की राजनीति। ये राजनीति ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए ध्यान में रखिए, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ भूख बढ़ रही है, एक तरफ गरीबी बढ़ रही है बड़े पैमाने पर। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा 15 दिन पहले न्यूज आई, पूरे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गौतम अदानी का नंबर 2 नंबर हो गया। पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ा कि नहीं? 2 नंबर गौतम अदानी, मुकेश अंबानी 5 नंबर हो गया पूरे दुनिया के अमीरों में। मैं भारत का नहीं बोल रहा, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। और इनको आगे किसने बढ़ाया? यही मोदी शाह के सरकार ने आगे बढ़ाया, यही बीजेपी आरएसएस के सरकार ने इनको आगे बढ़ाया और जनता को खत्म किया। मुझे याद है, आज आत्महत्या सिर्फ किसानों की नहीं हो रही है, खेत मजदूरों की हो रही है, हमारे बेरोजगार नौजवानों की हजारों की तादाद में आत्महत्या बढ़ रही है। हमारे छोटे छोटे उद्योजकों की, राजकोट में कल मैं बोल रहा था, सैकड़ों उद्योजक छोटे जो है वो आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन में ये अंबानी अदानी के टिक नहीं पाते। ये आज पूरे देश की तबाही, पूरे देश की बर्बादी हो रही है मुट्ठी भर लोगों को अमीर करने के लिए। ये है ये बीजेपी आरएसएस के सरकार का सही स्वरूप, जो हमको पूरे गुजरात में आज हमको लोगों के सामने लाना हो। और दूसरा और आखिरी मुद्दा,
वो क्या है? उनको मालूम है लोग चिढ़े हुए हैं, लोग गुस्से में है, गुजरात में भी और दूसरे जगह में भी। तो वो तरीका क्या अपनाते हैं? जो तरीका ब्रिटिशों ने अपनाया था वही तरीका आज भाजपा आरएसएस की सरकार ये अपना रही है पूरे देश भर में और गुजरात में भी। क्या दो तरीके थे ब्रिटिशों के? एक तो था सीधा दमन का तरीका, सीधा दमन का तरीका, लाठी गोली थाना जेल। कोई भी विरोध करेगा, कोई भी विद्रोह करेगा, सीधा ब्रिटिशों के जमाने में क्या होता था? जेल में डालो, गोली चलाओ, लाठी हल्ला करो। और हमारे शहीद भगत सिंह जैसे, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, जतीन दास, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कई नौजवान आपके गुजरात के कई शहीद हुए हैं ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। इस दमन के चलते लाखों भारतीय लोगों को खत्म कर दिया ये ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन के पॉलिसी के तहत। वही आज बीजेपी अपना रही है। कोई भी विरोध करेगा सीधा जेल में जाएगा। आप देखें तीस्ता सेतलवाड जेल में, मोहम्मद जुबैर जेल में, भीमा कोरेगांव में 15 लोग जेल में, उसके अंदर फादर स्टैन स्वामी का देहांत हुआ, ये हमने देखा। वहां सिद्दीकी कप्पन एक पत्रकार केरल का, ये हाथरस में यूपी के अंदर जो दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ और उनका खून हुआ उसका जांच करने के लिए वो जा रहा था, उसको पकड़ा। पिछले 2 साल में वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया लेकिन आज भी उसको छोड़ा। ये सब चल रहा है दमन की राजनीति जो ब्रिटिशों ने इस्तेमाल की, बीजेपी आरएसएस वही कर रहा है। और दूसरा तरीका क्या है? इससे भी भारी तरीका ब्रिटिशों ने अपनाया और वो क्या था? हमने अपने सभी किताबों में पढ़ा है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, यही तरीका था। और उस वक्त आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये तीनों संगठनों ने वही काम किया जो ब्रिटिश चाहते थे। लोगों के अंदर बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के तरफ और आखिर में अंजाम क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लाखों लोग मारे गए पंजाब में और बंगाल में पार्टीशन के दौरान। लाखों लोग हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, सभी 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये 1947 के वक्त ये था बांटो और राज करो का ये जो षड्यंत्र था ब्रिटिशों का। आज भी वही षड्यंत्र बीजेपी और आरएसएस इस्तेमाल कर रहे हैं। वही है, कोई फर्क नहीं है। हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करो, दंगे फसाद करवाओ, कुछ भी अगर हुआ तो हमले कराओ। जो आपके खेड़ा में हुआ वो आपको याद है, पुलिस ने मारा, ये हो गया। बिल्किस बानो का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने 2002 के दंगे में बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार किया सामूहिक। उसके 3 साल के बच्ची को उसके आंख के सामने मार डाला, उसके परिवार के 14 लोगों को मार डाला और जेल में थे। 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन बीजेपी की गुजरात सरकार यह 11 नराधमों को छोड़ देती है। इससे और ज्यादा शर्मनाक बात इस दुनिया में और इस देश में पिछले 75 साल में नहीं हुई है। यहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है बात नहीं, सवाल है इंसानियत का, सवाल है
मानवता का इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसके ऊपर इस किस्म का अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे किसान सभा का कहना है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। पूरे देश भर में ये सब दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, जाति जाति के अंदर, आखिर में इनका साजिश क्या है कि जो आज सरकार हमारी महंगाई बढ़ा रही है, हमारी बेरोजगारी बढ़ा रही है, किसानों के और मजदूरों के सवाल और ज्यादा तीव्र कर रही है, उसके ऊपर से ध्यान हटाओ और ध्यान किसकी तरफ लेके जाओ? हिंदू मुसलमान दंगे फसाद के ऊपर। यानी सही दुश्मन कौन है इसको भुला दो, और जो गलत दुश्मन है, जो दुश्मन है ही नहीं, उसके ऊपर पूरा ये करो। ये आज उनका पूरा षड्यंत्र है। इसको अगर हम नहीं पहचानेंगे, गुजरात के अंदर अगर एक राजनीतिक अगर इसके खिलाफ में अभियान नहीं चलाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये हमको करना होगा। आज अच्छी बात है, सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ आ रही है। आपने देखा है नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने छोड़ दिया भाजपा के साथ। देखा कि नहीं, कुछ दिन पहले अगस्त महीने में भाजपा का साथ छोड़ा, तेजस्वी यादव के साथ आ गए, और अभी सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें बिहार में एक साथ आई। पूरे देश में यही प्रक्रिया हो रही है, और ये बात को हमको आगे लेना चाहिए। हमारी ताकत तो जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन बाकी सभी वामपंथी ताकतें, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, उनको एक साथ में करना होगा, और उसी से ये भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेजी के साथ आगे लेके जानी होगी। ये काम आगे के समय में हमारी गुजरात किसान सभा के सभी साथी, हमारे बाकी सभी बिरादराना संगठनों के सभी साथी आने वाले दिनों में करेंगे। 2 महीने के अंदर गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होंगे, और इन चुनावों में हमारे 2 लक्ष्य होने चाहिए। नंबर 1, बीजेपी को हराओ गुजरात के अंदर, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को विजयी करो, और हमारे वामपंथी ताकतों की ताकत को बढ़ाओ। इस मुताबिक हमको ध्यान में आगे के लिए काम करना होगा। अगले 2 महीनों में पूरी तरीके से इसके पीछे हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी होगी। ये 3 बातें ध्यान में रखिए। बीजेपी आरएसएस जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हराओ, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जिताओ, और हमारे वामपंथी ये मोर्चा जो होगा उसकी ताकत को बढ़ाओ। ये तीनों मद्देनजर रखते हुए हमें अगले 2 महीने तक काम करना होगा पूरी तरीके से। ये आप लोग करेंगे। आगे आने वाले समय में आज हमारे किसानों के सवाल, बाकी सभी मेहनत कर जनता के सवाल आज मद्देनजर रखते हुए गुजरात के किसान सभा की स्वतंत्र ताकत को हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में बड़े पैमाने पर आप बढ़ाएंगे। इस पूरे विश्वास के साथ इस अधिवेशन का, इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, ये मैं जाहिर करता हूं। धन्यवाद साथियों। लाल सलाम। इख्तिलाफ जिंदाबाद।